हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ आवर पीवाईक्यू डिस्कशन फ्रॉम द रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपोनेंट फॉर नवंबर 2025 साइकिल एग्जामिनेशन। तो लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया था, जहां पे हम लोगों ने 35 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। अब आज की सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द नवंबर 2025 साइकिल एग्जामिनेशन भी। बट बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। सो गाइज, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो मिस्टर वर्मा हैज डिफॉल्टेड ऑन हिज पर्सनल लोन फॉर 3 months. The bank sent him 2 written reminders and made one telephonic call, but he has not responded. What should the bank do next before initiating the legal recovery measures? So you need to select the most appropriate answer from the options given below. Your options are: immediately repossess his property, file a police complaint, send a formal notice as per the legal provisions, या फिर write off the loan. So what is the option that is the bank having now? So what should be the right answer for this particular question? The right answer will be option number C. So बैंक को जो है एक फॉर्मल नोटिस भेजना पड़ेगा एज पर लीगल प्रोविजंस टू द डिफॉल्टर हु इज मिस्टर वर्मा हेयर। ठीक है, सो एज पर द रिकवरी नॉर्म्स, जो बैंक है उसको अब क्या करना पड़ेगा, बैंक को एक फॉर्मल नोटिस जो भेजना पड़ेगा एज पर द लीगल प्रोविजन। सो डायरेक्टली देखिए, यहाँ पे जो है वो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को इनकलकेट कर दिया गया है इनटू अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। सिंपल फैक्ट है कि भाई रिकवरी जब जब भी एक बैंक ने करनी है तो उसको एक लीगल नोटिस देना पड़ेगा। अब इसी को यहाँ पे जो केस स्टडी की फॉर्म में पूछ लिया गया है क्वेश्चन के अंदर। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्राइस एलिमेंट इन बैंकिंग। ठीक है, सो योर स्टेटमेंट्स आर: फॉर डिपॉजिट्स द प्राइस इज the interest rate offered to customers; for loan, price is the interest rate charged to borrowers; price includes only monetary charge and no service fee. So you need to select the most appropriate answer here. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 b. So what should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is 1 and 2 only. अब देखिए, प्राइस इज वन ऑफ द 7 P's ऑफ मार्केटिंग, जिसको हम लोग पढ़ते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर। अब प्राइस हो क्या जाएगा यहाँ पे, देखिए विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग अगर बात की जाए तो देखिए, जो भी डिपॉजिट्स रहते हैं, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है, इसके अलावा वो फिक्स डिपॉजिट्स हैं, चाहे वो रेकरिंग डिपॉजिट्स हैं, जब भी कस्टमर्स के द्वारा फंड डिपॉजिट किया जाता है इन पर्टिकुलर डिपॉजिट्स के अंदर, तो इन डिपॉजिट्स के ऊपर जो है वो कस्टमर एक क्या करते हैं, इंटरेस्ट अर्न करते हैं, मतलब बैंक जो है वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। तो इस केस में जो इंटरेस्ट बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा कस्टमर को इन डिपॉजिट्स के केस में, दैट विल बिकम द प्राइस फॉर दिस पर्टिकुलर डिपॉजिट प्रोडक्ट्स भी। इसके अलावा लोन के केस में हम लोग जानते हैं कि बैंक को जो है वो इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम होती है, तो अब जितना इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगा इन केस ऑफ लोन, तो वही क्या हो जाएगा, उस लोन का प्राइस हो जाएगा अभी। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि प्राइस इंक्लूड्स ओनली मॉनेटरी चार्ज एंड नो सर्विस फी। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट भी, क्योंकि सर्विस फी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्राइस भी with respect to any kind of product guys. ठीक है, so option A will be the right one. After that, which of the following is considered as a human intervention in physical delivery channels? So your statements are: internal customer, automated teller machine, direct selling associates. So you need to select the most appropriate answer. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 by. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is 1 and 3 only. अब देखिए, जब भी सर्विस प्रोडक्ट या सर्विसेज को जो है वो डिलीवर किया जाता है, तो वहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन इंटरवेंशन। सो ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो एटीएम्स हैं, दोज आर नॉट द पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन भी। इंटरनल कस्टमर्स, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, दीज आर द 3 ह्यूमन इंटरवेंशंस विद रिस्पेक्ट टू द फिजिकल डिलीवरी चैनल्स गाइस। सो इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। After that, next question is, Metro Bank, a leading private sector bank, is implementing an aggressive retail expansion strategy through strategic tie-ups in 3 key sectors. कौन कौन से हैं वो 3 की सेक्टर्स भी? रियल एस्टेट, ऑटोमोटिव एंड एजुकेशन। द बैंक हैज डिजाइंड सेपरेट पार्टनरशिप मॉडल फॉर ईच सेक्टर। सो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं।
अब सबसे पहली जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, दैट इज मेट्रो बैंक हैज टाई अप विद स्काईलाइन डेवलपर्स एज अ प्रेफर्ड फाइनेंशियर फॉर देयर अपकमिंग लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट एलिट टावर्स. Metro Bank has set up a dedicated counter desk inside City Motors showroom to facilitate instant car loan approval. The bank extends working capital loan to City Motor against their unsold inventory to strengthen the partnership. The bank approves education loan based solely on the income of parent without considering the academic merit of the student. So which of the above statement is or are incorrect? ये ध्यान से पढ़ना है भी आप लोगों ने. करेक्ट पूछा हुआ है या फिर इनकरेक्ट पूछा हुआ है एज पर द टाई अप मॉडल्स. सो टाई अप मॉडल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं जहां पे बैंक्स के द्वारा जो टाई अप कर लिया जाता है विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, इन केस ऑफ एजुकेशन लोन विद शोरूम डीलर्स या फिर ऑटोमोटिव डीलर्स इन केस ऑफ व्हीकल लोन्स, और इसी तरह से बिल्डर्स के साथ में टाई अप कर लिया जाता है इन केस ऑफ हाउसिंग लोन भी. तो कौन कौन सी स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट यहाँ पे है? योर ऑप्शंस आर 1 and 2 ओनली, 3 and 4 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली, या फिर 1, 3 and 4 ओनली. व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3 and 4 ओनली. अब देखिए, द बैंक एक्सटेंड्स वर्किंग कैपिटल लोन टू सिटी मोटर्स अगेंस्ट देयर अनसोल्ड इन्वेंट्री टू स्ट्रेंथन द पार्टनरशिप. दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाई अप मॉडल. और जो एजुकेशन लोन है वो अप्रूव किया जाता है बैंक के द्वारा सोली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. मतलब जो इंडिविजुअल एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर रहा है उसको उस एजुकेशन को ग्रेस्प करने के बाद किस तरह की जो है उसकी जो है वो जॉब लगने वाली है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से जो है वो उसको एजुकेशन लोन दिया जाएगा, ना कि उसके पेरेंटल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी गई थी आप लोगों से भी. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding co-lending between banks and NBFC is or are correct here? So your statements are: the bank can have a maximum direct exposure of 80% in a co-lending arrangement. NBFC must retain a minimum of 20% of the loan exposure in co-lending. All registered NBFCs are eligible counterparties for co-lending. Only housing loan qualifies as a eligible asset class under the co-lending. So co-lending के regarding question frame किया गया है. Your options are 1 and 2 only, 1, 2 and 3 only, 2, 3 and 4 only, या फिर 1, 2, 3 and 4 भी. So what should be the right answer? The right answer here will be option number B, that is 1, 2 and 3 only. अब देखिए co-lending क्या है? co-lending एक अरेंजमेंट है जहाँ पे हम लोगों को बैंक्स और जो NBFCs दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके बीच में जो है वो एक कोलेबोरेशन देखने के लिए मिलती है फॉर लेंडिंग द अमाउंट टू द कस्टमर्स. ठीक है, अब यहाँ पे इस को-लेंडिंग मॉडल के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि जो बैंक्स हैं उनके द्वारा मैक्सिमम 80% जो लोन का एक्सपोजर है दैट कैन बी गिवन बाय द बैंक एंड मिनिमम 20% नीड टू बी गिवन बाय द NBFC दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. और सभी रजिस्टर्ड जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं दोज आर एलिजिबल फॉर दिस को-लेंडिंग. फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं कि ओनली हाउसिंग लोन क्वालिफाइज एज एलिजिबल एसेट. नहीं भी, सिर्फ हाउसिंग लोन क्वालिफाई नहीं करता है, मल्टीपल अदर काइंड ऑफ लोन्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द co-lending under the this co-lending arrangement between banks and NBFC भी. ठीक है, so इसीलिए स्टेटमेंट 4 is the incorrect one here and option B will be the right one भी. Next is what is the primary difference between a banking correspondent and a business facilitator? So you need to select the most appropriate answer here. Your options are banking correspondents work in urban areas, जबकि जो business facilitators हैं वो rural areas में काम करते हैं. Banking correspondents can undertake the transaction, जबकि जो business facilitators हैं those can only refer the clients. ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स आर द एम्प्लॉयज ऑफ बैंक, जबकि जो बिजनेस फैसिलिटेटर्स हैं दोज आर द कॉन्ट्रैक्टर्स. ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स हैंडल ओनली डिपॉजिट्स, जबकि बिजनेस फैसिलिटेटर्स हैंडल ओनली लोन. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी. तो देखिए, जो बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स हैं उनके द्वारा जो है वो ट्रांजेक्शन अंडरटेक की जाती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक, जबकि बिजनेस फैसिलिटेटर्स क्या कर सकते हैं? दे कैन ओनली रेफर द क्लाइंट बट दे कैन नॉट अंडरटेक द ट्रांजेक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक भी. सो इस तरह के डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों से, बिकॉज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस रहते हैं वो मिक्स एंड मैच टाइप के होते हैं. मतलब कुछ क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लेवल के होंगे, कुछ के अंदर जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो थोड़ा हम लोगों को जो है वो मॉडरेट या फिर इजी लेवल के भी देखने के लिए मिलते हैं गाइस. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ CRM सिस्टम वुड अ बैंक यूज to run a targeted email campaign for a pre-approved loan? So you need to select the most appropriate answer here. Options are analytical CRM, operational CRM, marketing CRM या फिर
कोलैबोरेटिव सीआरएम भी। तो आप लोगों ने एक बैंक है जिसके द्वारा जो है वो एक टारगेटेड ईमेल कैंपेन रन की जानी है फॉर द प्री अप्रूव्ड लोन्स। तो किस तरह के सीआरएम का यूज किया जाएगा, व्हाट शुड बी राइट आंसर? द राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मार्केटिंग सीआरएम, क्योंकि जो प्री अप्रूव्ड लोन्स है उनकी मार्केटिंग करनी है हम लोगों ने, तो इसीलिए मार्केटिंग सीआरएम का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे भी। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। अब इस तरह की क्वेश्चंस हैं, ये जो है आप लोग बिल्कुल एक बेसिक लॉजिक का यूज करके भी इस तरह के क्वेश्चंस को जो है वो आंसर कर सकते हैं भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज एम्फेसाइज्ड इन द डिलीवरी ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स। सो जब भी रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स को डिलीवर किया जाता है तो कौन से फैक्टर के ऊपर जो है एम्फेसाइज किया जाता है? ओनली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ओनली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, द पीपल डिलीवरिंग द सर्विसेज, या फिर ओनली रेगुलेटरी कंप्लायंस। सो किसके ऊपर जो एम्फेसाइज किया जाता है, कौन से फैक्टर के ऊपर एम्फेसाइज किया जाता है? व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। सो जो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं इन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, इनके ऊपर जो सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है जब भी डिलीवरी की जाती है रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स की, क्योंकि अल्टीमेटली दीज आर दी फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो कि जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं विद द कस्टमर, कस्टमर्स को जो है प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर्स की कोई क्वेरी है उसको हैंडल कर रहे हैं एट द फ्रंट लाइन। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर एम्फेसाइज किया जाता है जब भी हम लोग रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स की डिलीवरी की बात करते हैं भी। आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द की इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स इन बैंकिंग। सो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स का एक मॉडल देखने के लिए मिलता है हम लोगों को, तो उनके रिगार्डिंग क्या कुछ इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं? मिस सेलिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट्स लीडिंग कस्टमर्स इनटू दैट ट्रैप, over emphasis on regulatory compliance by the DSAs making false promise regarding turnaround time for the services. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 by. So what should be the right answer? The right answer here will be option number C, that is 1 and 3 only. अब देखिए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स को जो है वो हायर किया जाता है बैंक्स के द्वारा ऑन अ फी बेस्ड कंपनसेशन भी। ठीक है, तो क्योंकि इनकी जो इंसेंटिव इनको प्रोवाइड किया जाता है, जितना ज़्यादा ये बिजनेस लेकर के आएंगे उतना ही ज़्यादा जो इनको कंपनसेशन दिया जाएगा, जिस वजह से कई बार देखने के लिए मिलता है कि क्रेडिट कार्ड के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट्स का जो है मिस सेल कर देते हैं कि भाई कस्टमर को बोला कि यार आपको जो है वो इसके ऊपर एनुअल फी नहीं देनी पड़ेगी, बट वो सिर्फ पहले साल के लिए नहीं देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मिस सेलिंग हो गई जिस वजह से कस्टमर जो है डेट ट्रैप में फंस सकता है। इसके अलावा कई बार ये फॉल्स प्रॉमिस भी कर देते हैं कि सर आप आज जो है वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, 2 दिन में आपका लोन अप्रूव करवा देंगे। सो दिस इज ऑल्सो अ की इशू जो हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स के केस में देखने के लिए मिलता है। सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि अगर ये रेगुलेटरी कंप्लायंस के ऊपर ओवर एम्फेसाइज करते तो हम लोगों को ये इश्यूज ही देखने के लिए नहीं मिलते। सो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, तो इसलिए this statement is the incorrect one and option C will be the right one here. After that, next question is within what time frame must the bank provide a final response after escalating an अनरिजॉल्व कंप्लेंट टू हाईएस्ट ग्रीवेंस रिडर्सल अथॉरिटी। सो अगर किसी भी तरह का जो ग्रीवेंस राइज होता है कस्टमर को, उस केस में जो बैंक है उस ग्रीवेंस के अगेंस्ट जो फाइनल रिस्पॉन्स है बैंक को कितने टाइम पीरियड के अंदर देना है अभी? विद इन 15 डेज, विद इन 30 डेज, विद इन 45 डेज, या फिर विद इन 60 डेज। सो डायरेक्ट ए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है अभी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 30 डेज के अंदर अंदर जो है वो रिस्पॉन्स देना पड़ेगा बैंक को, फाइनल रिस्पॉन्स देना पड़ेगा अभी। आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। सो योर स्टेटमेंट्स आर investment banking services investment banking serves institutions like government and corporations. Investment banks provide underwriting and merger and acquisition advisory services. Investment banks primarily serve individual retail investor for the savings account. So you need to select the most appropriate answer here. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 by. So what should be the right answer here? अब देखिए इन्वेस्टमेंट बैंक के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। देखिए जहाँ पे भी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट बैंक का जो है वो जिक्र होता हुआ देखने के लिए मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट बैंक होता क्या है? दीज आर बेसिकली द एंटिटीज जो कि इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करती हैं बिटवीन द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड द कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। सिंपल सी बात है, फंड रेजिंग में ये हेल्प करती हैं अभी। ठीक है, तो हु आर द टारगेट क्लाइंट्स हियर? गवर्नमेंट एंड द कॉर्पोरेशन। दिस इज द राइट वन, राइट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? इन्वेस्टमेंट बैंक प्रोवाइड अंडर राइटिंग एंड मर्जर एंड एक्विजिशन एडवाइजरी सर्विसेज। बिल्कुल, अंडर राइटिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दीज आर दी सर्विसेज जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। दीज प्राइमरली सर्व इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर फॉर द सेविंग्स अकाउंट। नहीं भी, अब फर्स्ट और जो थर्ड स्टेटमेंट ये खुद में ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो जा रही है यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हियर।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज परफॉर्म्ड बाय द मिडल ऑफिस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैंक। सो हम लोगों को इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो देखने के लिए मिलते हैं उनका एक हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, फ्रंट ऑफिस, मिडल ऑफिस एंड बैक ऑफिस। तो यहाँ पे मिडल ऑफिस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया, मिडल ऑफिस क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? जनरेटिंग रेवेन्यू थ्रू ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट, सेल एंड client relationship management. So what should be the right answer here? The right answer here will be option number B, that is risk management and financial control. अब देखिए भी जो मिडल ऑफिस है उसके द्वारा रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल कंट्रोल को ध्यान में रखा जाता है। जो फ्रंट ऑफिस रहता है उसके द्वारा रेवेन्यू जनरेट करने में, सेल्स और जो ये क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट इट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ फ्रंट ऑफिस, जबकि ऑपरेशन और जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाती है बाय द बैक ऑफिस भी। सो ये हम लोगों ने बात कर ली इन्वेस्टमेंट बैंक के जो अलग अलग तरह के हम लोगों को ऑफिस देखने के लिए मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर, उनके फंक्शंस के बारे में। एंड हेयर मिडल ऑफिस के लिए जो राइट फंक्शन रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी गाइस। आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट द प्राइसिंग एंड एलिजिबिलिटी ऑफ द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सो यहाँ पे आप लोगों के सामने जो तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं, द नॉमिनल वैल्यू इज बेस्ड ऑन द गोल्ड विद 99% प्योरिटी, ओनली इंडिविजुअल्स कैन इन्वेस्ट इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, एंटिटीज आर नॉट एलिजिबल, द प्राइस इज बेस्ड ऑन द सिंपल एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइसेस फॉर 3 days prior to issuance. So you need to select the most appropriate answer here. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 भी. So what should be the right answer here? The right answer here will be option number C, that is 1 and 3 only. अब देखिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो रहते हैं इनको जब इशू किया जाता है तो इनका जो नॉमिनल वैल्यू रहती है दैट इज बेस्ड ऑन द क्लोजिंग एवरेज प्राइस ऑफ द 99% प्योरिटी गोल्ड भी। ठीक है, पिछले 3 दिन के अंदर जो 99% प्योरिटी वाले गोल्ड का एवरेज क्लोजिंग प्राइस रहेगा वही हमारा क्या बन जाएगा, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का इशुएंस प्राइस बन जाएगा। अब जो प्राइस है यही यहाँ पे देखिए दोनों ये जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है इनके अंदर यही बोला गया है। सेकंड क्या बोल रही है स्टेटमेंट, ओनली इंडिविजुअल्स कैन इन्वेस्ट इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, एंटिटीज आर नॉट एलिजिबल, नहीं भी एंटिटीज आर ऑल्सो एलिजिबल, बट हाँ यहाँ पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनके द्वारा मैक्सिमम 4 kg के सोवरेन गोल्ड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, जबकि एंटिटीज जैसे ट्रस्ट वगैरह होगी इनके द्वारा मैक्सिमम 20 kg तक के जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है और ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है यहाँ पे भी। आफ्टर दैट व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान? सो यू नीड टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर, टू इन्वेस्ट मोर मनी इन म्यूचुअल फंड्स पीरियडिकली, to withdraw a fixed amount from mutual fund at regular intervals, to transfer funds between different mutual fund schemes, to get a loan against the mutual fund holding. So what should be the right answer here? The right answer here will be option number B, that is to withdraw a fixed amount from the mutual fund at regular intervals. तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या हो जाता है, हम लोग जब म्यूचुअल फंड के अंदर से जो है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के दौरान जो है वो अपने फंड्स को विड्रॉ कर पाते हैं उसको बोल देते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसी तरह से हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको हम लोग SIP बोल देते हैं गाइस। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? सो पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। अलग अलग तरह का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज बीइंग फ्रेम्ड फॉर द पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। योर स्टेटमेंट्स आर, इट सीक्स टू मिमिक इंडेक्स परफॉर्मेंस बाय इन्वेस्टिंग इन द सेम सिक्योरिटीज विद सिमिलर वेट्स, portfolio managers actively buy and sell the securities to beat the market, it typically results in returns closely tracking the market with lower transaction cost. So you यहाँ पे आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं those are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 भी। So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is 1 and 3 only। अब देखिए जो पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, यहाँ पे जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो ये कोशिश करता है कि भी जो मार्केट सिक्योरिटीज़ हैं, मार्केट के अंदर जिन सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया गया है उन्हीं सिमिलर सिक्योरिटीज़ के अंदर सिमिलर वेट के साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट करवाई जाए एक कस्टमर की हु वांट टू इन्वेस्ट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। और वो कोशिश करता है कि जो परफॉर्मेंस इस पोर्टफोलियो की दैट शुड बी क्लोजली सेम टू द मार्केट परफॉर्मेंस भी, जहाँ पे लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़े। ठीक है, सो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाती हैं। और सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, पोर्टफोलियो मैनेजर एक्टिवली बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज टू बीट द मार्केट, नहीं भी। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट खुद में कॉन्ट्राडिक्टरी हो जा रही है। यहाँ पे बीट मार्केट को बीट करने के लिए जहाँ पे जो कोशिश की जाती है पोर्टफोलियो मैनेजर के द्वारा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बोलते हैं गाइस। ठीक है, सो दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज व्हाट इज इंटरेस्ट अर्नड ऑन अ जीरो कूपन बॉन्ड? सो जीरो कूपन बॉन्ड के ऊपर कितना, सो हाउ मच द इंटरेस्ट इज अर्नड ऑन अ जीरो कूपन बॉन्ड? ऑप्शंस आर
through regular semi-annual interest payments, through dividend payments, through the difference between discounted purchase price and the face value at maturity, through floating interest linked to the inflation. So zero coupon bond के केस में किस तरह से इंटरेस्ट जो अर्न करता है एक इंडिविजुअल कस्टमर. सो द राइट आंसर है विल बी ऑप्शन नंबर सी. जो जीरो कूपन बॉन्ड है उनके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि डायरेक्टली जो है वो इंटरेस्ट अर्न नहीं करता है कस्टमर. वहां पे जो इंटरेस्ट अर्न किया जाता है दैट इज अर्नड विद द डिफरेंस फ्रॉम डिस्काउंटेड परचेज प्राइस एंड द फेस वैल्यू एट द मैच्योरिटी. मतलब डिस्काउंटेड जो फेस वैल्यू रहती है इन जीरो कूपन बॉन्ड की और जो डिस्काउंटेड परचेज प्राइस रहता है उनके बीच का जो डिफरेंस रहता है वहीं से इंटरेस्ट जो है अर्न किया जाता है बाय द कस्टमर in case of zero coupon bond भी. Next is consider the following statements regarding portfolio management services and mutual funds. So your statements are PMS offers a high degree of customization aligned with individual financial goals while mutual funds are limited to प्री डिफाइंड फंड कैटेगरीज. स्टेटमेंट 2 क्या बोल रही है? अंडर पीएमएस इन्वेस्टर्स डायरेक्टली ओन द सिक्योरिटीज इन देयर पोर्टफोलियो वेयर एज इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ओन यूनिट ऑफ द फंड नॉट द अंडरलाइंग एसेट्स. स्टेटमेंट 3 क्या बोल रही है? द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर पीएमएस इज सेट बाय द सेबी एट अराउंड 25 लाख वेयर एज म्यूचुअल फंड हैव नो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट. स्टेटमेंट 4 क्या बोल रही है? म्यूचुअल फंड टिपिकली चार्ज अ हर्डल रेट बेस्ड प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल while PMS charges a fixed expense ratio. So which of the above statements are correct here? Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 only या फिर 1, 2 and 4 only. What should be the right answer? The right answer here will be option number A, that is 1 and 2 only. अब देखिए पोर्टफोलियो मैनेजर जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हैं उनके थ्रू जो कस्टमर्स रहते हैं उनको एक हाई डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन अलाउ की जाती है कि भाई वो चूज कर सकते हैं कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के उसको जो है वो सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना है, ठीक है, इक्विटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना है, डेट के अंदर इन्वेस्ट करना है. वो उनके पास जो है हाई डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन रहता है. जबकि जो म्यूचुअल फंड रहते हैं वहाँ पे हम लोगों को प्री डिफाइंड फंड कैटेगरीज देखने के लिए मिलती हैं. उन्हीं फंड कैटेगरी में से जो सेलेक्ट किया जा सकता है कि भाई इंडिविजुअल कस्टमर जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो ये सेलेक्ट नहीं कर सकते कि मुझे इसी कंपनी के इन्हीं पर्टिकुलर जो है वो शेयर्स के अंदर या फिर इन्हीं पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करनी है. सेकेंड स्टेटमेंट इज अंडर पीएमएस इन्वेस्टर जो है डायरेक्ट ओनरशिप कस्टमर यहाँ पे जो इन्वेस्टर रहता है उसकी डायरेक्ट ओनरशिप रहती है सिक्योरिटीज़ को लेकर के. जबकि म्यूचुअल फंड के अंदर यूनिट जो है वो अलॉट किए जाते हैं. देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर होता क्या है कि मल्टीपल काइंड ऑफ जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट को क्लब करके जो है इन्वेस्ट करवाया जाता है और बदले में जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है उसी अकॉर्डिंग उनको जो है यूनिट्स अलॉट कर दी जाती हैं भी. सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर पीएमएस इज सेट बाय सेबी एट अराउंड 25 लाख. नहीं भाई 50 लाख रुपीज़ की जो है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर पीएमएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कोई. जबकि म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं है. तो ये स्टेटमेंट यहाँ तक गलत हो जा रही है, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. म्यूचुअल फंड टिपिकली चार्जेस अ हर्डल रेट बेस्ड प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल. नहीं भी पीएमएस के अंदर हर्डल रेट बेस्ड शेयरिंग मॉडल रहता है. इसका मतलब क्या है कि भाई एक मिनिमम रिटर्न अगर पोर्टफोलियो जनरेट करेगा तभी प्रॉफिट की शेयरिंग की जाएगी. बट दिस इज फॉलोड इन केस ऑफ पीएमएस नॉट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड. तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई एंड ऑप्शन A is the right one now. After that, next question is Mr. X, an Indian citizen, stayed in India for 150 days in a financial year 2024-25. In the preceding 4 years, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021 टू 2023-24 ही स्टेड इन इंडिया फॉर 400 डेज. हिज टोटल इनकम इज 20 lakh एंड ही हैज नो टैक्स लायबिलिटी इन अनदर कंट्री बेस्ड ऑन द अबव सिनेरियो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट हियर? सो ऑप्शंस आर ही इज अ रेजिडेंट एज ही satisfies the 365 days condition of the preceding 4 years and 60 days in the current year. He is a non-resident as he did not stay for 182 days in the current year. ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? ही इज अ डीम्ड रेजिडेंट अंडर द न्यू अमेंडमेंट. ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? बोथ ए एंड सी. सो व्हाट शुड बी राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड सी. तो वो रेजिडेंट भी है एंड ही इज ऑल्सो डीम्ड टू बी रेजिडेंट. अब डीम्ड टू बी रेजिडेंट कैसे पता लगता है? उसके लिए क्या कंडीशन है कि 15 लाख से ज़्यादा इंडिविजुअल की इनकम होनी चाहिए और वो किसी और कंट्री में किसी भी तरह की उसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए. तो इसीलिए ही इज डीम्ड रेजिडेंट. इसके अलावा रेजिडेंट होने के लिए हम लोगों को कंडीशंस जो देखने के लिए मिलती हैं कि पिछले 4 साल के अंदर वो जो मतलब जिस पर्टिकुलर करंट ईयर के अंदर वो जो है वो उसको जो टैक्स के लिए असेस किया जा रहा है उस करंट ईयर के अंदर वो 60 डेज एटलीस्ट जो है वो स्टे किया होना चाहिए उसने, ठीक है. या फिर 182 डेज से ज़्यादा, सॉरी 365 डेज की जो कंडीशन है पिछले 4 साल के अंदर, मतलब पिछले 4 साल के अंदर एटलीस्ट 365 डेज तक जो उसका स्टे होना चाहिए, ठीक है.
तो ये कंडीशन भी हम लोगों को यहाँ पे जो है वो सेटिस्फाई होती हुई देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ही स्टेज इन इंडिया फॉर 400 डेज भी। सो इसीलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर। Next is Mr. Rohan Mehta, aged 42, a resident individual, has the following receipts during financial year 2024-25. Interest on fixed deposit 85,000, dividend from Indian company 1,20,000, gift from a friend who is a non-relative 2,50,000, winning from online gambling 60,000. So which of the above receipts are taxable under head income from other sources as per section 56 of the Income Tax Act 1961? अब देखिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर हम लोगों को डिफरेंट हेड ऑफ इनकम देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उन्हीं में से एक हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया। योर ऑप्शंस आर 1 and 2 ओनली, 1 2 and 3 ओनली, 1 2 3 and 4, या फिर 2 and 4 भी। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो दीज ऑल विल बी कंसिडर्ड एज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, चाहे वो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, डिविडेंड मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, या फिर वो लॉटरी जो है वो जीत जाता है अभी। सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम other sources. That is why option B will be the right one here. After that, next question is consider the following statements regarding new tax regime in India. So new tax regime के regarding statements दी गई हैं। Under the new tax regime, the standard deviation on the salary, the standard deduction on the salary is not available to salaried employees. Deductions under chapter 6A under such as section 80C and 80D are fully disallowed in new tax regime. Leave travel allowance and house rent allowance continue to be fully exempt even under the new tax regime. So which of the above statements are correct here? Your options are 2 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, या फिर 1 2 and 3. What should be the right answer? The right answer here will be option number A, that is 2 ओनली। अब देखिए जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको लाया गया था सो दैट वहाँ पे जो है वो कम डिडक्शंस जो है वो अलाउ की जाएं, जो हमारे टैक्स पेयर्स रहते हैं उनके लिए जो है वो कम डिडक्शंस अलाउ की जाएं, और साथ ही साथ में उनको कम टैक्स रेट के ऊपर जो है वो मतलब यहाँ पे जो है वो अपने टैक्स को जो है वो जो भी उन्होंने टैक्स पे करना है उसको पे कर लें भी। टैक्स रेट जो है हम लोगों को रिड्यूस होते हुए देखने के लिए मिलते हैं इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, और डिडक्शंस को जो है वो यहाँ पे कम कर दिया जाता है। तो सिर्फ जो हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन सैलरी है, इट इज़ नॉट अवेलेबल टू सैलरीड एम्प्लॉयज, दिस इज द राइट वन हियर, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A सच एज सेक्शन 80C एंड 80D आर फुली डिसअलाउड, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट हियर भी। लीव ट्रेवल अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस कंटिन्यू टू बी फुली एग्जेम्प्ट इवन अंडर द न्यू टैक्स रिजीम, नहीं भी, दीज आर नॉट अलाउड अंडर न्यू टैक्स रिजीम। सो फर्स्ट और जो सेकंड स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, अंडर द न्यू टैक्स रिजीम स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन सैलरी इज नॉट अवेलेबल, नहीं भी, ये जो है वो अब अलाउ कर दी गई है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000 जो है अलाउ की गई है सैलरी के ऊपर। सो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, और राइट स्टेटमेंट इज द सेकंड वन ओनली, इसीलिए ऑप्शन A will be the right one here भी। Next is consider the following statements regarding tax saving options under section 80C of the Income Tax Act 1961. The total maximum deduction under section 80C is 1.5 lakh per financial year regardless of the number of investment instruments used. Statement 2 क्या बोल रही है? Employee Provident Fund Contribution PPF, that is Public Provident Fund, Equity Linked Saving Scheme, these are all eligible for deduction under section 80C. So your options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. तो सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सो द मैक्सिमम लिमिट जो आप लोग डिडक्शन की क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C, दैट इज 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ईपीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस, दीज आर ऑल द एलिजिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन भी। नेक्स्ट इज identify the correct statements about SEBI's classification of equity mutual fund scheme based on the market capitalization. So SEBI के द्वारा जो क्लासिफिकेशन की गई है इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स की, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ये स्टेटमेंट्स आर लार्ज कैप फंड इन्वेस्ट इन द top 100 companies by full market capitalization. Mid cap fund include companies ranked between 1012 to 250th by market capitalization. Small cap funds invest in companies from 251st rank onward. Statement 4 क्या बोल रही है? Equity funds can be classified only by the market cap and not by the investment objective. So which of the above statements are correct here? Your statements are 1 and 3 only, 1 2 and 3, 2 and 4, and ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? ऑल ऑफ द अबव. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 2 एंड 3 ओनली. सो लार्ज कैप फंड के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो टॉप 100 कंपनीज है इन टर्म ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती है. 101 से लेकर के 250th कंपनी इन टर्म ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है इन केस ऑफ मिड कैप फंड्स. और 251st रैंक अगर
जिन कंपनी का है इन टर्म ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन उनमें इन्वेस्टमेंट की जा रही है, दैट विल बी अ स्मॉल कैप फंड्स भी। तो इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारी सही हो जाती हैं। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि ये क्लास इक्विटी फंड्स को क्लासीफाई किया जाता है ओनली बाय द मार्केट कैप एंड नॉट बाय द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। नहीं भी, ऐसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी हमारा यहाँ पे जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट इज मिस्टर शर्मा 35-year-old married with 2 children want to secure his family's financial future while also saving for the retirement. अब he has the following life insurance options. स्टेटमेंट वन क्या बोल रही है, उसके पास प्लान ए है टू पे अ लमसम जो जिसके थ्रू उसको पे किया जाएगा एक लमसम अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स या फिर उसकी डेथ के ऊपर विद क्रिटिकल इलनेस पे आउट। जब भी उसको क्रिटिकल इलनेस होती है तो वहां पे उसको पे किया जाएगा, अदरवाइज 20 साल के बाद या फिर उसकी डेथ के बाद ही जो है उसको एक लमसम अमाउंट पे होगा। सेकंड प्लान क्या है उसके पास, जिसके थ्रू उसको एक हाई कवरेज प्रोवाइड की जा रही है एट अ लो कॉस्ट, जहाँ पे जो कवरेज है उसके अगेंस्ट जो अमाउंट प्रोवाइड किया जा रहा है दैट इज बीइंग पेड ओनली ऑन द डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। ठीक है, अगर इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म के दौरान तभी उसको जो है पेमेंट की जाएगी या फिर कवरेज प्रोवाइड की जाएगी, हाई कवरेज रहती है। प्लान सी क्या है, जिसके थ्रू पीरियोडिक पे आउट्स उसको ऑफर किए जा रहे हैं हर 5 साल के बाद ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस टाइम के ऊपर फुल सम एश्योर्ड जो है उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। प्लान डी क्या है, प्लान डी के अकॉर्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं कि इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड रेगुलर इनकम आफ्टर द रिटायरमेंट एज। सो बेस्ड ऑन द गिवन टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द प्लान विद देयर इंश्योरेंस टाइप्स। ठीक है, सो योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए क्या बोल रहे हैं, प्लान ए इज टर्म इंश्योरेंस, प्लान बी इज talking about the endowment policy, plan C is about the pension plan, plan D is about the money back policy। ऑप्शन बी क्या बोल रही है, प्लान ए जो है दैट इज टॉकिंग अबाउट द एंडोमेंट पॉलिसी, प्लान बी इज अबाउट द टर्म इंश्योरेंस, प्लान सी इज अबाउट द मनी बैक पॉलिसी एंड प्लान डी इज अबाउट द पेंशन प्लान। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, प्लान ए टॉक्स अबाउट द मनी बैक पॉलिसी, प्लान बी अबाउट द पेंशन प्लान, प्लान सी अबाउट द एंडोमेंट पॉलिसी एंड प्लान डी अबाउट द टर्म इंश्योरेंस। ऑप्शन डी क्या बोल रही है कि भाई प्लान ए जो है वो पेंशन प्लान के बारे में बात कर रहा है, प्लान बी इज टॉकिंग अबाउट द मनी बैक पॉलिसी and plan C is talking about the term insurance and plan D is for the endowment policy। So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is जो plan A है वो endowment policy के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि endowment policy के केस में जो इंडिविजुअल है उसकी अगर डेथ हो जाती है, जैसे मान लो कि उसने 20 साल के लिए जो है वो मतलब उसने जो है 20 साल के लिए जो है वो इंश्योरेंस लिया, ठीक है, एंडोमेंट पॉलिसी ली, तो उसकी डेथ हो जाती है या फिर 20 साल कंप्लीट हो जाते हैं तभी उसको जो है वो अमाउंट पे किया जाएगा, लमसम अमाउंट, अदरवाइज क्रिटिकल इलनेस के केस में ही उसको जो है बीच में पे आउट्स दिए जा सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस क्यों बोल रहे हैं हम लोग, टर्म इंश्योरेंस क्या होती है, जहां पे आप लोगों को जो है वो अगर आप लोगों की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म तभी आप लोगों को जो अमाउंट पे किया जाता है, अदरवाइज नो अमाउंट इज पेड ऑन द मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। सो टर्म इंश्योरेंस हो गई। मनी बैक पॉलिसी क्या होती है, जहां पे मनी बैक पॉलिसी और ये जो एंडोमेंट पॉलिसीज हैं इनमें डिफरेंस यही है कि यहाँ पे रेगुलर पे आउट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है मनी बैक पॉलिसी के केस में, ठीक है, और जो सम इंश्योर्ड है वो पे किया जाता है इधर ऑन द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल या फिर एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म भी, ठीक है। नेक्स्ट इज टर्म, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे पेंशन प्लान के बारे में। तो देखिए रेगुलर इनकम आफ्टर द रिटायरमेंट एज जो प्रोवाइड की जाती है विद द हेल्प ऑफ पेंशन प्लान गाइस। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पे मिस्टर शर्मा की रिक्वायरमेंट को मैच करते हुए। आफ्टर दैट consider the following statements regarding Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. Your statements are, it provides accidental death coverage of 2 lakh rupees and permanent partial disability coverage of rupees 1 lakh. The annual premium is rupees 20 per member, auto debited from the subscriber's bank account. Enrollment is open throughout the year and can be done through multiple bank accounts. Coverage terminates when the subscriber attains the age of 75 years. So प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के रिगार्डिंग यहाँ पे आप लोगों को स्टेटमेंट्स दी गई हैं। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, योर ऑप्शंस आर 1 and 2 ओनली, 1 2 and 3, 2 and 4 only, 1 3 and 4 भी। So what should be the right answer? The right answer here will be option number A, that is 1 and 2 only। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर अगर एक इंडिविजुअल की जो है एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उस केस में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है तो 1 लाख रुपया दिया जाता है। एनुअल प्रीमियम इज 20 रुपीज पर मेंबर। अब जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या बोल रही है, एनरोलमेंट इज ओपन थ्रू आउट द ईयर एंड कैन बी डन थ्रू मल्टीपल बैंक अकाउंट। नहीं भाई, एक सिंगल बैंक अकाउंट के थ्रू ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को जो है वो इसके अंदर एनरोलमेंट की जाती है इंडिविजुअल के द्वारा। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है, कवरेज टर्मिनेट्स व्हेन द सब्सक्राइबर अटेन्स द एज ऑफ 75 ईयर्स। नहीं भी, यहाँ पे 70 ईयर्स की एज जब अटेन कर लेगा एक सब्सक्राइबर तो ये जो कवरेज है इट विल बी टर्मिनेटेड। तो इसीलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट वन, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि भाई हमारी जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है दोज आर द इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट इज हु एक्ट एज अ डिपॉजिटरी एंड
provides demat account services. Your options are stock exchange, depository participant, registrar and transfer agent या फिर asset management company. तो डिपॉजिटरी के एजेंट की तरह कौन एक्ट करता है और जो डीमेट अकाउंट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है. व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसको हम लोग डीपी भी बोल देते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो एक्ट करते हैं एज अ एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द डीमेट अकाउंट सर्विसेज भी. तो इसलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फैक्टरिंग अरेंजमेंट. तो फैक्टरिंग अरेंजमेंट का टाइप कौन सा नहीं है? विद रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स, ऑन अ लिमिटेड रिकोर्स बेसिस या फिर विद कोलेट्रल सिक्योरिटी. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विद कोलेट्रल सिक्योरिटी इज नॉट अ टाइप ऑफ फैक्टरिंग अरेंजमेंट. फैक्टरिंग क्या होता है? जैसे मान लो कोई एक कस्टमर है, उसको जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है, अब अभी उसके पास जो फंड्स नहीं है, बट उसको किसी और जो ऑर्गेनाइजेशन है, किसी एंटिटी से जो उसको फंड्स रिसीव होने हैं, उनके बिल्स उसके पास पड़े हुए हैं, तो वो उन बिल्स को जो बैंक के पास दे देगा और उसके बदले में बैंक जो उसको फंड्स प्रोवाइड कर देगा भी. ठीक है. अब यहाँ पे अगर विद रिकोर्स जो फैक्टरिंग हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, तो वहाँ पे जो बैंक है दैट कैन क्लेम, अगर जो बोरोअर है वो डिफॉल्ट कर जाता है, कल को वो पैसा नहीं देता है बैंक को जो बैंक ने उसको दिया है, तो विद रिकोर्स अगर फैक्टरिंग की गई है तो वहाँ पे बैंक इज हैविंग द राइट टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द डिफॉल्टर. विदाउट रिकोर्स है तो वहाँ पे बैंक के पास कोई राइट नहीं रहेगा भी. ऑन अ लिमिटेड रिकोर्स बेसिस, मतलब कुछ अमाउंट को जो है वो रिकवर कर सकता है, कुछ को नहीं कर सकता है. सो दीज आर दी थ्री टाइप्स जो कि हम लोगों को फैक्टरिंग अरेंजमेंट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं. After that, which of the following loan purpose is not eligible for the deduction under section 24 clause B. तो section 24 clause B of the income tax act के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि भाई किस तरह की डिडक्शन जो है वो अलाउ नहीं की जाती है. सो योर ऑप्शंस आर परचेज ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेनोवेशन ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, रीफाइनेंसिंग ऑफ एन अर्लियर लोन फॉर द प्रॉपर्टी परचेज. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. सो कमर्शियल प्रॉपर्टी की रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन या फिर परचेज के लिए जो डिडक्शन क्लेम नहीं की जा सकती अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी भी. ठीक है. तो डायरेक्ट यहाँ पे ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आप लोगों को सेक्शन 24 के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन भी. नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 80EE द डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर विच कंपोनेंट ऑफ होम लोन. सो योर ऑप्शंस आर प्रिंसिपल रीपेमेंट, स्टैंप ड्यूटी एंड द रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इंटरेस्ट पेड या फिर प्रोसेसिंग फी. व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंटरेस्ट पेड. अब देखिए सेक्शन 80EE के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, दोज कैन अवेल द डिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट जो कि वो पे करेंगे अपने होम लोन के ऊपर. तो इसलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन. नेक्स्ट इज विच कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट्स इंटरेस्ट द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ गिवन ईयर. अब हम लोगों को कंपाउंडिंग देखने के लिए मिलती है, तो कौन सी कंपाउंडिंग, विच कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट्स इंटरेस्ट द मोस्ट फ्रीक्वेंटली. मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो इंटरेस्ट है वो कौन सी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेट होगा? एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली या फिर मंथली. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, मंथली. हर महीने जो हो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जाएगा भी. एनुअली में साल में एक बार, क्वार्टरली में साल में 4 बार, सेमी एनुअली में साल में 2 बार भी. तो मतलब मंथली के अंदर हर महीने साल में 12 बार यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जाएगा. तो इसलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट वन. अब कंपाउंडिंग होता क्या है? जहाँ पे हम लोग जो है वो जो भी हम लोग फंड इन्वेस्ट करते हैं उसकी वैल्यू हम लोगों को जो है वो इंक्रीज होती हुई देखने के लिए मिलती है गाइस. ठीक है. आफ्टर दैट एन इन्वेस्टमेंट earns an annual interest of 9%. How long will it take for the investment to double in the value using the rule of 72? अब हम लोगों को ये निकालना है कि भाई कितने टाइम के अंदर ये जो इन्वेस्टमेंट है ये डबल हो जाएगी. तो कैसे निकाल लेंगे? योर ऑप्शंस आर 6 years, 8 years, 10 years एंड 12 years. व्हाट शुड बी राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 8 years. अब देखिए रूल ऑफ 72 के थ्रू हम लोगों को समझ आता है कि भाई हमारा जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो कितने टाइम में डबल होगा. तो कैसे निकालते हैं? अब हम लोग जो भी हमारा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा विद 72. 72 डिवाइडेड बाय 9 इट इज 8. सो 8 साल के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट का पैसा जो है वो डबल हो जाएगा भी. तो इसलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर. तो अगर गाइस आप लोगों को ये बेसिक फॉर्मूलाज पता है तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हो जाएंगे आप लोगों के लिए अटेम्प्ट करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज consider the following statements about the annuities. Your statements are: annuities are a series of fixed payments made at regular intervals. The timing of payments does not affect the future value of annuity. Annuity due payments are made at the end of each period. So which of the above statements are correct here? Your options are 1 only, 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3. What should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is 1 only. अब देखिए annuities क्या हैं? These are the series of fixed payment which are made at the regular interval. अब
या तो आप लोग जो हो किसी पीरियड ऑफ इंटरवल के बिगिनिंग के अंदर पेमेंट कर देंगे या फिर उस टाइम पीरियड के एंड के अंदर पेमेंट करेंगे। मंथ के एंड में पेमेंट कर दी या फिर मंथ के स्टार्टिंग में पेमेंट कर दी, क्वार्टर के स्टार्टिंग में पेमेंट कर दी या फिर क्वार्टर के एंडिंग में पेमेंट कर दी। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द टाइमिंग ऑफ पेमेंट डज नॉट इफेक्ट, नहीं भी टाइमिंग जो हो पेमेंट की वो बिल्कुल इफेक्ट करेगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी को भी। अब जो एन्युटी ड्यू है, दीज आर दी पेमेंट्स विच आर मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, नहीं भी ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो पेमेंट है दैट इज मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, जबकि एन्युटी ड्यू के केस में जो पेमेंट्स हैं दोज आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड भी, जैसे महीने के शुरू में पेमेंट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, क्वार्टर के स्टार्टिंग के अंदर हम लोगों ने पेमेंट कर दी। सो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, रेस्ट अदर टू आर दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। Next is Mr. Sharma, a resident individual, purchased a residential flat in Mumbai on 1st June 2022 for 80 lakh rupees. He sold this flat on 15th March 2024 for 1.10 crore. He also sold some equity shares of a listed company on 20th January 2024, which he had purchased on 1st March 2023. Additionally, he sold unlisted shares of a private company on 1st May 2024, which he had purchased on 1st August 2022. So what is the nature ऑफ कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ मुंबई फ्लैट फॉर मिस्टर शर्मा? तो मुंबई के अंदर जो फ्लैट को सेल किया मिस्टर शर्मा ने, वहां पे किस तरह का कैपिटल गेन जो है वो मिस्टर शर्मा को होता है? योर ऑप्शंस आर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिंस इट वाज हेल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिंस इट वाज हेल्ड फॉर लेस देन 36 मंथ्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिंस इट वाज हेल्ड फॉर लेस देन 24 मंथ्स, बिजनेस income since it was a short term transaction. What should be the right answer? The right answer will be option number C, that is short term capital gain। इसको हम लोग बोल देंगे क्योंकि यहाँ पे जो एसेट था उसको लेस देन 24 मंथ के लिए जो होल्ड किया गया। इन्होंने जो है वो रेजिडेंशियल फ्लैट को परचेज किया 1 जून 2022 के अंदर, और कब बेच दिया? 15 मार्च 2024, मतलब 2 साल से पहले पहले इसको बेच दिया, 24 महीने से पहले पहले इस पर्टिकुलर फ्लैट को बेच दिया, तो इसीलिए जो गेन अराइज होगा उसको क्या बोल देंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोल देंगे भी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज विच बेल्टिंग मेथड क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ द लैंड। तो बेल्टिंग मेथड के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया, कौन से फैक्टर को कंसिडर नहीं किया जाएगा? एसेसिबिलिटी ऑफ द रोड, डेप्थ फ्रॉम द मेन रोड, फ्रंटेज अलोंग द रोड, फ्यूचर टाउन प्लानिंग प्रपोजल। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फ्यूचर टाउन प्लानिंग प्रपोजल्स को जो है वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर जब भी हम लोग जो बेल्टिंग मेथड के थ्रू वैल्यूएशन कर रहे होंगे लैंड की भाई। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस इफ नो सिंकिंग फंड इज मेंटेन्ड फॉर अ प्रॉपर्टी? So your options are: the property's life automatically extends, the owner may lack funds to recover the capital at the end of its life, the property becomes tax exempt, the property earns a higher rental income. What should be the right answer here? The right answer will be option number B, कि भाई जो ओनर है उसके पास फंड्स को लेकर के उसको जो है लैक उसके पास हो सकता है, विच ही नीड्स टू रिकवर द कैपिटल एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। देखिए किसी भी प्रॉपर्टी की हम लोगों को जो फ्यूचर लाइफ देखने के लिए मिलती है, उस पर्टिकुलर लाइफ पीरियड के दौरान अगर हम लोग जो है वो उसको मेंटेन नहीं करते हैं, तो मतलब जैसे मान लो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, उसकी हम लोगों को जो 15 साल जो है उसका एक लाइफ पीरियड हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, तो 15 साल के बाद उसको या तो हम लोगों को जो है वो रेनोवेट करवाना पड़ेगा या फिर उसको डीकंस्ट्रक्ट करवा करके नई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। तो अब सिंकिंग फंड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जो 15 साल बाद हम लोगों को फंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसको इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंकिंग फंड। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज अ कमर्शियल बिल्डिंग हैज एन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ रुपीज 80 lakh, a salvage value of rupees 20 lakh and a useful life of 20 years. So what is the annual depreciation under the straight line method? Your options are 2 lakh rupees, 3 lakh rupees, 4 lakh rupees या फिर 5 lakh rupees. What should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 3 lakh rupees. अब देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू हम लोग एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकाल लेते हैं? जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से सेल्वेज वैल्यू को माइनस कर लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे विद द यूजफुल लाइफ भी। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है हमारे पास यहाँ पे? 80 लाख, ठीक है, माइनस 20 लाख कर लेंगे हम लोग, 80 लाख माइनस 20 लाख डिवाइडेड बाय 20 भाई, ठीक है। तो 60 लाख को डिवाइड कर लिया जाएगा विद 20, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा? 3 लाख विल बी द राइट वन हेयर भाई। तो इस तरह से हम लोग जो है एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अगर आप लोगों को फॉर्मूलाज आते हैं देन दीज आर दी इजी क्वेश्चंस, दोज यू कैन अटेम्प्ट इजीली भाई, ठीक है। आप लोग बहुत ही इजीली इनको अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप लोगों को फॉर्मूलाज अच्छे से आते हैं गाइज। तो ये हम लोगों ने गाइज डिस्कस कर लिए जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहते थे हमारे नवंबर 2025 साइकिल एग्जामिनेशन के फॉर द पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
क्वेश्चंस भी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसका पार्ट 2 ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया डिस्कस करके। सो आई होप कि नाउ आप लोगों को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी कि आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट से किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के साथ साथ में जो डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको भी हम लोगों ने देखा। सो नाउ अब आप लोगों को जो एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग जो है वो किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोग गाइज एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आप लोग जाएंगे तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर गए, यहाँ जाते ही आप लोगों को कोर्सेज नाम का टैब देखने के लिए मिल जाएगा। इस कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ जाते ही आप लोगों को, जैसे ही आप लोगों ने जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक किया, तो जेआईबी कोर्सेज के ऊपर जाते ही आप लोगों को जो है डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे भी। अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अब इन्हीं कोर्सेज में आप लोगों को जो है वो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड आप लोग जो किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए गाइज ऑप्ट कर पाएंगे। जैसे आप लोगों को एक जेआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा, इसके अलावा आप लोगों को जो लाइव क्रैश कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, अलॉन्ग विद दिस आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज देखने के लिए मिल जाएगी भाई। सो आप लोग जो इस इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर कोर्स को जो है गाइज ऑप्ट कर पाएंगे, ठीक है। 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो यहाँ पे जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग चले गए। अब जेआईबी कोर्सेज के ऊपर जैसे ही आप लोग गए तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो अलग अलग तरह की कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे जो मैं आप लोगों को बता रहा था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जेआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में, जिसके अंदर आप लोगों को जेआईबी एग्जाम के जो चारों कंपोनेंट्स हैं उनकी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस भी, ठीक है। और ये जो कंसेप्ट क्लासेस रहेंगी दीज विल बी ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ 15 to 20 मिनट्स। इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, आप लोगों को रिवीजन पर्पस के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ में आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस कर पाएं इसके लिए आप लोगों को सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स डिपेंडिंग कि भी आप लोग जो है वो अगर कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं इस जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए। बट अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट के मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है, सो गाइस सिंपली आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप लोगों को IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल जो मास्टर कोर्सेज हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। सो आप लोग इन इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं फॉर प्रिपेयरिंग द ईच कंपोनेंट कॉम्प्रिहेंसिवली। बट अगर आप लोगों को लग रहा है भाई आप लोगों को जो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, देन यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन द लाइव क्रैश कोर्स, जहाँ पे आप लोगों को 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर जेआईबी एग्जाम के जो चारों कंपोनेंट्स हैं इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेज। रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स यहाँ पे आप लोगों को दिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ में आप लोग कंटेंट की प्रैक्टिस कर पाएं इसके लिए सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं भी। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ अपनी इवेल्युएशन करनी है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं भाई। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर जेआईबी एग्जामिनेशन भी, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा। थैंक यू।